नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इस लिस्ट में 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। साथ ही पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसमें 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के नाम में ये पहली सूची है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही 34 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 28 महिलाओं को पहली सूची में जगह मिली है। साथ ही 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवारों का भी नाम इस लिस्ट में है। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ खंडवा लोकसभा से जीत कर जाएगी और क्षेत्र का विकास और गरीबों का कल्याण, यही मेरी सबसे बड़ी लिखी। इस सौभाग्य के लिए अपने राजनांदगांव की जनता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरे कामों का उन्होंने सब प्रकार से बड़ाई की, आशीर्वाद दिया। और उसी का परिणाम है कि ऊपर वाले भी पुनः मुझे मौका दिया। देखिए, ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है। रघुनाथ सिंह जी लगातार 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। बनारसी पान पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बनारसी साड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मोदी जी के समय आप सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पान वाले पे भी टैक्स लग रहा है, साड़ियों पर भी टैक्स लग रहा है। पहले बनारसी साड़ी पर टैक्स नहीं था, पान पे टैक्स नहीं था, सब लोग आनंद लेते थे। आज सब जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आज वही बनारस का पान महंगा हो गया। ये जो आप जो जितने भी नाम बता रहे हैं वो पूर्वानुमानित नाम है और इसमें कोई मैं नया कोई आश्चर्य नहीं देखता हूँ। वो अपने तरीके से अपने नाम पसंद कर रहे हैं। सवाल ये है कि प्रजा भारतीय जनता पार्टी का कितना स्वीकार करती है। आज पूरे देश में एक जो माहौल बना है, ये 400 की बातें करते रहते हैं, कहाँ से आए बता नहीं रहे हैं। लोगों के मन में जो द्विधा है कि ये ईवीएम से जो है अपना बहुमत हासिल करना चाहते हैं। और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके नेतृत्व में तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस योग्य समझा और पुनः मुझे जामनगर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया। मैं माननीय नड्डा जी, माननीय CR पाटिल साहब, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब, माननीय अमित भाई शाह साहब, इन सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे ये जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। पुनः मैं सभी नागरिकों का, विशेष नागरिकों का और कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करूंगी। चुनौती तो कदम कदम पर होती है, लेकिन मैंने जो वायदे किए हैं, पहले जो वायदे किए वो वायदे लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ घोषणाएं हैं। सरकार ने भी घोषणाएं की हैं, जैसे रेलवे ट्रैक की बात है, रिंगस से लेकर खाटू तक, बाबा शाम तक,
और खाटू से लेकर के फिर आगे सालासर और सुजानगढ़ तक। इसी तरह से इस रेलवे लाइन का निर्माण और पेयजल का वायदा मैंने पिछली बार किया था, इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं बीजेपी की पहली लिस्ट। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 सीटों पर हुआ है फैसला। साथ ही पहली लिस्ट में 195 पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। साथ ही पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। साथ ही 28 महिला उम्मीदवारों को मिला है टिकट। पहली लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है। साथ ही यूपी में 51 सीटों का ऐलान किया गया है। तो वहीं केरल की बात करें तो केरल में 12 सीटों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही झारखंड की बात करें तो झारखंड में 11 सीटों की घोषणा की जाएगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू को टिकट दिया गया है। तो वहीं कोरबा से सुरेश पांडे को। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही गांधीनगर से अमित शाह मैदान में उतरेंगे। तो वहीं गोंडा से निशिकांत दुबे को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में गोंडा से निशिकांत दुबे को टिकट दिया गया है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया। साथ ही भोपाल से आलोक शर्मा को, तो वहीं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। साथ ही आगरा से एसपी सिंह बघेल को, वहीं उन्नाव से साक्षी महाराज को, साथ ही गोरखपुर से रवि किशन को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में है। साथ ही आपको बता दें कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को टिकट दिया गया है। तो वहीं 195 उम्मीदवारों की यह पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। साथ ही जिसमें 18 राज्य हैं। 145 जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है उसमें 18 राज्य हैं। केंद्रीय मंत्री 34 हैं। उस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। साथ ही 2 पूर्व सीएम को भी उस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें साथ ही आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 28 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही उस लिस्ट में युवाओं की संख्या 47 है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 47 युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही ओबीसी वर्ग को 57 सीटें दी गई हैं। तो वहीं एससी को 27। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में आपको बता दें कि एसटी को 18 सीटें दी गई हैं। तो वहीं लक्ष्मी नारायण यादव सागर। अब आपको बता दें कि इन सांसदों का टिकट कटा है। आपको बता दें कि रमाकांत भार्गव का विदिशा से टिकट कटा है। साथ ही कीर्ति विधा सिंह का गोंडा से टिकट कटा है। तो वहीं रमेश बिदूड़ी का दक्षिण दिल्ली से टिकट कटा है। साथ ही आपको बता दें कि परवेश शर्मा पश्चिम दिल्ली से हैं, जिनका टिकट कटा है। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से हैं, जिनका टिकट कटा है। तो वहीं मनीषा लेखी टिकरी से लाल राज्य मंत्री हैं। वहीं अल्मोड़ा से अंजय टमटा, जिनका टिकट कटा है। साथ ही नैनीताल से अजय भट्ट। तो अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के उम्मीदवार में नई दिल्ली से वानसुरी, पश्चिम दिल्ली से कमलजीत महाराज, दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदूड़ी, चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा पॉइंटर्स के जरिए। तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में पहली बार लड़े थे लोकसभा चुनाव। 2014 में 2 सीटें वडोदरा और वाराणसी से लड़े थे चुनाव। दोनों ही सीटों पर दर्ज की थी बड़ी जीत। बता दें कि वडोदरा सीट को छोड़ दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 2009 में। साथ ही अब बात करेंगे राजनाथ सिंह की, जो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री हैं।
आपको बता दें कि 2009 में वो गाजियाबाद से सांसद बने थे। 2014 का चुनाव लखनऊ से लड़ा था उन्होंने। 2019 में भी लखनऊ से उन्होंने काफी जीत हासिल की थी। भारी बहुमत से उन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी। तो वहीं बात करेंगे अब गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह। 2019 में पहली बार लड़े थे लोकसभा चुनाव। गांधीनगर सीट से उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। साथ ही अब बात करेंगे मनोज तिवारी की, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2014 में पहली बार लड़े थे वो लोकसभा चुनाव। साथ ही 2019 में भी चुनाव लड़े थे और उन्होंने भारी बहुमत के साथ उसमें जीत हासिल की थी। साथ ही अब बात करेंगे स्मृति ईरानी की, जो कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ मिली थी हार, साथ ही कम वोटों के अंतर से हारी थी। बीजेपी ने 195 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से उत्तराखंड की 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। साथ ही टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा ने सिटिंग सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं टिकट मिलने के बाद माला राज्य लक्ष्मी शाह से इंडिया वॉइस के संवाददाता अभय कैतुरा ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। हमारे साथ है टिहरी से प्रत्याशी पिछले 3 बार से लगातार सांसद है माला उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज पार्टी ने एक बार फिर आपको भरोसा जताया, इस पर देखिए क्या कुछ कहें। मैं सबसे पहला तो धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और सभी लोग को, हमारे सीनियर लोग को और हमारे पब्लिक, हमारे सभी लोग जो जिन्होंने हमेशा हमारे परिवार को इतना साथ तक भरोसा किए हैं। आप सभी को मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बद्रीनाथ केदारनाथ जी के आशीर्वाद से इस बार भी मुझ पर भरोसा हुआ, हमारे सीनियर लोग ने भरोसा किया, बहुत अच्छा लगा और उनके भरोसा के अनुसार मैं चाहती हूँ मैं काम करूँ, आगे बढ़ूँ और आदरणीय मोदी जी के विचारों को आगे कर सकूं और हमारा उत्तराखंड को आगे करें और पूरा देश में मोदी जी का काम का प्रचार हो ही रहा है और अच्छा हो और ही अच्छा हो, यही चाहती हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय मोदी जी को तो क्या बोलूं, इतना बार उन्होंने भरोसा दिए है हम पर, बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बीजेपी माला कहा है कि ये बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार प्रकट करना चाहती है। सर, आप साथ में खड़े हो। तो बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बेगूसराय दौरे पर थे, जहां पर विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में वे शामिल हुए। जहां पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की ताकत मिलने से बिहार उत्साह में आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इतिहास गवा रहा है, जब जब बिहार और ये पूर्वी भारत समृद्ध रहा है, तब तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। आज की ये परियोजनाएं बिहार में सुविधा और समृद्धि का रास्ता बनाएगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली है। ऐसे ही काम है जिसके कारण देश पूरे विश्वास से कह रहा है
बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। आज यहां से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश, ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बने। बात करेंगे अगली खबर की। गोरखपुर में 1006 करोड़ की लागत से 48 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। बता दें कि जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2024 में तीसरी बार भी मोदी सरकार आने वाली है। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। आज जैसे देश विकास कर रहा है, हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सुरक्षा का हो, आर्थिक समृद्धि का हो, आस्था के सम्मान का हो, आजीविका का हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक नए भारत का दर्शन दुनिया कर रही है। एक नया भारत, दुनिया उसकी ताकत को समझ रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा बदल चुकी है। ये जो चुनाव में तमाम लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई झूठे वायदे करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है, और जो कहेंगे फिर उसको करके दिखाएंगे। याद करिए, गोरखपुर की सड़कें आज तो अच्छी हुई है ना, अब पसंद आ रही सड़कें। ऐसे ही गोरखपुर में एम्स प्रारंभ हो गया है ना, फर्टिलाइजर का कारखाना प्रारंभ हो गया है ना, पिपराइच में चीनी मिल चालू हो गई ना, ये रामगढ़ ताल की तरफ आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य अब केवल रवि किशन की फिल्मों के लिए ही नहीं, आप भी परिवार में कोई मेहमान आ जाए तो घुमाने के लिए लेके जाना है तो रामगढ़ ताल की तरफ भी घूमने के लिए आपके लिए कस्तर हो गया है। मेडिकल कॉलेज रोड से एचएन सिंह चौराहा होते हुए, हुमायूंपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट तक इस मार्ग के चौड़ीकरण और हवा फाटक में फ्लाईओवर, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी जहां जहां आवश्यकता थी उन सबको आज स्वीकृत करके फिर से गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा दिया गया है। खेल की सुविधाएं हो या बाढ़ के बचाव के लिए राप्ती नदी के तटबंधों की सुदृढ़ीकरण के कार्य को पूरा करने या उनके शिलान्यास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, ये सभी कार्य आज इसमें समाहित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलती है। उसकी ताकत का एहसास हर एक व्यक्ति को है और उस स्पीड को कहीं बाधित नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोगों को प्राण प्राण से जुड़ करके, जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की
जनता जनार्दन ने तय किया था कि मोदी जी का नेतृत्व हो, तो जनता जनार्दन ने आंखें बंद करके समर्थन किया। किसानों के सम्मान का कार्य हो, ये सभी कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब एक समान सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, नगर निकायों में हो, जिला पंचायतों में हो, ब्लॉक स्तर पर हो, ग्राम पंचायतों में हो। योजना को स्मूथली वहां तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती, और नहीं तो कब पर बैरियर का काम करते हैं लोग। बैरियर नहीं चाहिए हमें, उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला। और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। अगली खबर की, यूपी पुलिस में आरक्षी भर्ती परीक्षा के मामले में परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि पेपर आउट करने वाले गिरोह के 2 सदस्य अजय सिंह चौहान और सोनू सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इन्हें लखनऊ के विभूति खंड स्थित किसान बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक सिंह की टीम ने अरेस्ट किया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी थी, जिसमें उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने माननीय न्यायाधीश के सामने अर्जी देकर 1 महीने की मोहलत मांगी है। आपको बता दें कि अधिवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस समय व्यस्त हैं, जो कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त दिया जाए। तो वहीं कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आगामी 13 मार्च को 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी का मुकदमा जो है लगा हुआ था और बयान मुल्जिम बनना था। बयान मुल्जिम बिना अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति के नहीं बनता है, इसलिए उनके अधिवक्ता द्वारा मौका प्रार्थना पत्र दिया गया था इस आशय का कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राजस्थान राजाखेड़ा में हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ पा रहे हैं, लिहाजा हमको टाइम दिया जाए। और वो 1 महीने का समय मांग रहे थे, हमने उस पर विरोध किया तो माननीय न्यायालय ने 13 तारीख व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए लगाया है। खबर फतेहपुर से है, जहां ईंट भट्टे में चिमनी की दीवार गिरने से एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि जिसमें दंपति मजदूरों की मौत हो गई और 2 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को कानपुर रेफर कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि मामला जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के काजीपुर स्थित ईंट भट्टे का बताया जा रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां सीआईसी ठकुराई गांव में जंगल में युवक युवती का शव मिला। बता दें कि जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही शव के पास से पेट्रोल की बोतल, जहर की बोतल के साथ कई सामान भी बरामद किया गया। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। जनपद सोनभद्र के ग्राम सिरसिया ठकुराई में 2 डेड बॉडी बरामद हुई है, जिसमें से एक की पहचान पंकज चौहान निवासी मोराही थाना शाहगंज तथा दूसरे की पहचान वंदना चौहान निवासी मोराही थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र के रूप में हुई है। ये दोनों शव जली हुई अवस्था में हैं तथा इनके पास से पेट्रोल की पीपिया तथा विष का एक रैपर भी बरामद हुए हैं। इसके संबंध में हमें बताना यह है कि इस पंकज चौहान के विरुद्ध थाना शाहगंज में वर्ष 2022 में धारा 363, 66, 376, 3/4 पास्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें पंकज चौहान ने उपरोक्त वंदना चौहान को अपने घर से उनके अभिभावकों की अभिरक्षा से भगाया था।
फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।